काउंसिल क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। इस समय हम लोग चर्चा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की एक बहुचर्चित परीक्षा भर्ती 69,000 शिक्षकों की भर्ती, जिसके बारे में लगभग जो अभ्यर्थी हैं, जो उनके अभिभावक हैं और जो बीएड बीटीसी शिक्षा मित्र ऐसे लोग हैं जो अभी अध्यापक नहीं बन पाए हैं, ये सारे लोग इस भर्ती की प्रक्रिया से, इसके मुकदमेबाजी से भली भांति परिचित हो चुके हैं। तो उसके बारे में हमने कई बार चर्चा की है। उनके कई जो पहलू हैं, जो कई पक्ष हैं, उन पे हम लोगों ने चर्चा की है। उसी से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है। जैसा कि आप लोग समझ रहे हैं कि 23 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट में इसमें एक महत्वपूर्ण सुनवाई होने वाली है, जो आरक्षण से जुड़ा हुआ मामला है, जिसकी सुनवाई हाई कोर्ट सिंगल बेंच, हाई कोर्ट डबल बेंच में सुनवाई हो चुकी है और वहां से रिविजिट करने का आदेश दिया गया था कि जो 69,000 की चयन सूची है उसमें कुछ आरक्षण विसंगतियां पाई गई हैं, इसलिए उस सूची को रिविजिट किया जाए और जो भी अभ्यर्थी अंदर बाहर होते हैं उन पे कोई प्रक्रिया करते हुए उन पे जो भी सिस्टम बन सके वैसी स्थिति बना करके सरकार इसको सही आरक्षण के नियमों को लागू करे। लेकिन जो भी उसमें विपक्ष था, जिसके पक्ष में वो फैसला नहीं गया था, सीधे सीधे साफ तौर पे समझिए जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी थे, उन्होंने जाकर के सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया। हालांकि सरकार वहां नहीं गई, लेकिन ये अभ्यर्थी जाकर के इन्होंने चैलेंज किया और उस पर 23 सितंबर को सुनवाई होने वाली है। अब मूल रूप से ये देखा जाए कि इसमें जो भी अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं, इस पूरे प्रकरण से जो भी पक्षकार रहे हैं, चाहे हाई कोर्ट में रहे हों और चाहे सुप्रीम कोर्ट में, वो सभी अचयनित लोग थे। तो आज का जो वीडियो है, आज की जो कार्यशाला है, आज का जो विचार विमर्श है, वो अचयनितों के पक्ष को लेकर के है, उनके दावे को लेकर के है और इस भर्ती के संदर्भ में या इस भर्ती से इतर उनका क्या भविष्य है। क्योंकि उनका जो भविष्य है वो केवल उद्देश्य उनका अध्यापक बनने का है, तो वो सपना कैसे साकार हो, इस भर्ती में साकार हो या इसके अलावा भी कोई भविष्य है अध्यापक बनने का, तो आज हम लोग इसी पे चर्चा करने जा रहे हैं। जो भी अचयनित हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और उनकी भविष्य और उनकी आशा क्या दिखती है उस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चर्चा करने के दरमियान सबसे पहले ये समझना आवश्यक है कि जो अचयनित हैं, क्या वो कई पक्ष के हैं या उनका केवल एक ही पक्ष है। निश्चित तौर पे आप जान लें कि जो भी अचयनित हैं उनमें भी 3 पक्ष हैं। सबसे पहले आरक्षित वर्ग के लोग हैं, जिसके बारे में लोग भली भांति परिचित हैं। वो ऐसे कि हाई कोर्ट सिंगल बेंच डबल बेंच का जो भी फैसला आया है वो आरक्षितों के पक्ष में आया है। मामला वहीं से ज्यादा तूल पकड़ा है, क्योंकि जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनका भी जो पहलू है, उनकी भी जो याचिकाएं हैं वो भी लंबित थी, लेकिन जिसपे एक रिजल्ट आया, जो कंक्लूजन आया और जिसपे सरकार ने माना भी कि कुछ गलतियां हुई हैं, विसंगतियां हुई हैं, तो इसलिए उनका पक्ष ज्यादा दमदारी से दिखा और सरकार के मानने से, कोर्ट के कहने से, कोर्ट में डिसाइड होने से ये लगता है कि मामला उनका बिल्कुल ठीक है। लेकिन आज हम लोग ऐसी चर्चा करेंगे जिससे सारे उनके पहलू, सारे दांवों पे एक सम्यक एक कंक्लूजन निकल करके सामने आ जाए। तो एक पक्ष तो आरक्षित का है, दूसरा सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों का है और तीसरा कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं, कुछ ऐसी गतिविधियां हुई हैं या होने की आशंका है, जिससे एक तीसरा वर्ग जो शिक्षा मित्रों का है, जो 68,500 की शिक्षक भर्ती में सम्मिलित थे, 69,000 की शिक्षक भर्ती में सम्मिलित थे, 2 बार इनको मौका मिला था इनके समायोजन रद्द होने के उपरांत, तो उनका भी एक पक्ष यहाँ पे तीसरे पक्ष के रूप में उजागर होता दिख रहा है। उनकी एंट्री कैसे हुई, उनको कैसे लाभ दिख रहा है, उनके चयन का दावा कैसे पुष्ट हो रहा है और उनको अपने चयन की खुशबू कैसे आ रही है, इस बारे में हम लोग अभी वीडियो के दरमियान चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले कुछ ऐसी बातें हम लोग समझ लेते हैं। आरक्षित वर्ग के जो उनका पक्ष है, उनका जो दावा है, उनका जो क्लेम है और जो उनकी पुष्टि और प्रतिपुष्टि है सरकार के द्वारा, अभ्यर्थियों के द्वारा, उनको समझते हुए फिर क्रम से हम लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ बता दूं कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा बनने वाला है। जो सारे पक्ष को समझना चाहता है, जानना चाहता है, अपने तर्क को सही तर्क से रखना चाहता है, साक्ष्य के तौर पे कमेंट में लिखना चाहता है, रखना चाहता है,
उसको पूरा वीडियो देखने की अति आवश्यकता है। और एकदम सही समझ विकसित करने के लिए, सही निष्कर्ष पे पहुंचने के लिए, अगर आप इस भर्ती के हिस्सा हैं तब आप भली भांति परिचित होंगे। और सभी मुद्दों पे अपनी जानकारी पुष्टि करने के लिए मेरे द्वारा बनाया गया इसमें 2-3 वीडियो मैंने 69,000 शिक्षक भर्ती से के संदर्भ में पहले से ही बनाया हुआ है, उसको आप जरूर देख लें, तब आप यहाँ एक किसी खास निष्कर्ष पे पहुंच पाएंगे। क्योंकि मैंने देखा है कि कमेंट में जो अभ्यर्थी, जो भी लोग कमेंट करते हैं, बिना पूरा वीडियो देखे, बिना पूरी जानकारी लिए, आधे अधूरी जानकारी से वो कमेंट कर देते हैं, प्रकरण को पूरा समझते नहीं हैं। क्योंकि उनकी बातें गलत नहीं होती हैं, लेकिन संबंधित प्रकरण में उसकी प्रासंगिकता रहती नहीं है, इसलिए वो थोड़ा सा कुतर्क और बेतुका लगता है। और कुछ लोगों को हमने देखा है कि कमेंट करते हुए वो अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करते हैं। निश्चित तौर पे आपका जो तर्क है, जो आपकी बातें हैं, आपकी समझ से बिल्कुल सही हो सकती हैं। मेरा तर्क, मेरी बातें मेरे समझ से सही लग रही हैं। कुछ लोग आपकी बातों से सहमत होंगे, कुछ लोग मेरी बातों से सहमत होंगे, लेकिन जो भी आप अपनी बातें रखें, बिल्कुल मर्यादित ढंग से आपको रखना चाहिए। इसका मैं उदाहरण कई बार देता हूं कि अगर किसी के तर्क से सब सहमत ही हो जाते तो हाई कोर्ट सिंगल बेंच, हाई कोर्ट डबल बेंच, सुप्रीम कोर्ट, वहां 2 जजों की जो पैनल बैठता है सिंगल बेंच में, 3 जजों का संविधान पीठ, इन सब की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। और इतने बुद्धिमान, इतने बड़े बुद्धिजीवी वकील होते हैं, वरिष्ठ वकील होते हैं, वो अपनी दलीलें रखते हैं और उनकी दलीलों को एक नहीं सुना जाता है और उनके पक्ष में, उनके विपक्ष में फैसला कई बार आता रहता है। तो इसका मतलब है कि जो आप तर्क कर रहे हैं जरूरी नहीं है कि वो सही है और उससे सारे लोग सहमत हों और उस तर्क पे समझ विकसित करके अपना एक कंक्लूजन बना पाएं। तो मेरे कहने का आशय यह है कि आप बहुत मर्यादित ढंग से और पूरा वीडियो देखने के बाद अपना आप तर्क रखें, कमेंट में अपनी बातें रखें, बात को समझने की कोशिश करें। क्योंकि जो लोग चयनित हैं उनके अंदर एक उहापोह की कंडीशन है कि कहीं मेरी सूची रद्द ना हो जाए। जो एक नौकरी मिली हुई है वो कैसे बचे और कैसे एक अस्थिरता जो आने की संभावना दिख रही है, आशंका दिख रही है, वो कहीं सत्य में परिणित ना हो जाए। जो लोग अचयनित हैं उनके मन में है कि एक नौकरी जो भी है, जैसी है, वो कहीं अगर मिल जाती तो उनका भी जीवन यापन शुरू हो जाता, उनका भी थोड़ा सा मान सम्मान बढ़ जाता, समाज में, घर में उनकी भी आर्थिकी कुछ गतिविधियां प्रारंभ हो जाती। तो सबके लिए अपने अपने तर्क हैं, सबकी जो सोच है, आशंका है, जो इच्छा है, बिल्कुल जायज है, सही है। तो इसलिए अब ज्यादा हम लोग भूमिका न बनाते हुए आते हैं सीधे पॉइंट पर। जैसा कि हमने पहले बताया कि इसमें 3 पक्ष हैं, आरक्षित है, सामान्य है, शिक्षा मित्र हैं। ये अचयनित हैं। अचयनितों में भी 3 पक्ष हैं और मूल मामला जो रस्साकसी चल रही है, धींगा मुश्ती जो चल रही है, कोर्ट जो मामला चल रहा है, वो इन्हीं तीनों के मध्य या इन दोनों के मध्य या इनके वजह से चल रहा है। क्योंकि इनके अधिकारों का हनन हुआ है, गड़बड़ियां हुई है, तो ये लोग कोर्ट जाएंगे। निश्चित तौर पे इनको जाना भी चाहिए और ये मान के चलिए कि अगर सब इनके दावे, इनकी दलीलें सच हैं, इनके साक्ष्य सच हैं, सही हैं, उनमें कोई सत्यता है, पुष्टि होती है, सत्य को भी साबित होने के लिए आपको दलीलें देनी पड़ती हैं, साक्ष्य आपको देना पड़ता है सत्य को भी साबित करने के लिए। तो जैसे जो पहला पक्ष आरक्षित का है, इनका दावा क्या है, इनका क्या मानना है? इनका मानना स्पष्ट तौर पे है कि घोटाला हुआ है, कोई त्रुटि नहीं हुई है, इंटेंशनवश घोटाला किया गया है, इनके पक्ष को, इनके पदों का हनन करने के लिए इनके साथ धोखा किया गया है, कहीं से कोई त्रुटि नहीं है, जानबूझ के ऐसा किया गया है। अब 68,000 की एक सूची आई, घोटाला या त्रुटि जो भी है उसकी प्रतिपुष्टि इससे हुई। इनका दावा है कि 19,000 से अधिक पदों पर घोटाला हुआ है, 19,000 से ज्यादा आरक्षित पदों पर घोटाला हुआ है। आइए थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि जो 69,000 की जो सूची बनी थी, इसमें जो अंतिम चयन हुआ था, अंतिम रूप से जो चयनित थे, उनमें ओबीसी की संख्या 18,500 के आसपास, एससी अभ्यर्थियों की संख्या 14,500 के आसपास हुई थी और टोटल यह हो जाता है 33,000। जो जनरल कैंडिडेट इसमें हुए हैं 19,800
5। 33,000 अपनी सीट पर हुए हैं, 15,000 के आसपास एमआरसी के हैं, मतलब ये यूआर में पहुंचे हैं। अब मामला वो अलग है कि अपनी कैटेगरी से जंप करके पहुंचे हैं या मूल रूप से ये जनरल के कट ऑफ को इन्होंने क्लियर किया है। जनरल के कट ऑफ को दो तरीके से लोगों ने क्लियर किया है। एक तो ये है कि 97 प्लस ATRE में अंक ला करके जो कट ऑफ जनरल का है 67.1111 उसको पार किया है। एक ऐसे लोग हैं जो 96, 97 से कम अंक पाया है, वो अभ्यर्थी 96 हम मान के चलते हैं, ये माइग्रेट होकर के, चूंकि इनका कट ऑफ इससे ज्यादा बन रहा था, फाइनल मेरिट जो गुणांक है ये भी माइग्रेट होकर के वहां पहुंचे हैं। तो ये वही हैं 15,000 एमआरसी, यही दोनों कैटेगरी के लोग हैं, 97 प्लस वाले आरक्षित वर्ग के और 97 से नीचे वाले, लेकिन कि इनका गुणांक 67.11 से अधिक है। इसी सब मामले पे एक विस्तार से चर्चा 23 को होनी है, हो भी रही है। अभ्यर्थियों के मध्य, कोर्ट में हुआ, सरकार के मध्य, विभागों के मध्य, अब फाइनल निष्कर्ष सुप्रीम कोर्ट से ही निकलना है। तो एमआरसी के द्वारा इतने लोग सेलेक्ट हुए हैं। अब जो दावा 19,000 का है, 19,805 जनरल के अभ्यर्थी हुए हैं, तो 19,000 सीटों पे घोटाला हुआ है। इसका मतलब 805 जनरल के कैंडिडेट होने चाहिए थे इस भर्ती में, मात्र इतने होने चाहिए थे और इतने लोग ओबीसी एससी आरक्षित वर्ग के होने चाहिए थे। ये ऐसा इनका सेटअप बना है, ऐसा इनका दावा है। कुछ कमियां हैं, उनके बारे में हम लोग आगे देख लेते हैं। और इनका एक स्पष्ट दावा है कि एमआरसी चाहे मिले और चाहे ना मिले, एमआरसी का लाभ आरक्षित वर्ग को मिले या ना मिले, अचयनितों का यह दावा है कि उससे मतलब नहीं है। इनका जो अंतर है वो दिखना चाहिए। वो अंतर कहाँ दिखना चाहिए? जो कट ऑफ है 69,000 सूची के अंतिम गुणांक का, उसमें 27% का अंतर दिखना चाहिए। मतलब अगर हम ओबीसी के संदर्भ में बात करें तो जनरल के कट ऑफ और ओबीसी के कट ऑफ में 27% का अंतर दिखना चाहिए। कहने में, सुनने में और टेक्निकल तौर पे अगर देखें, गणितीय आंकड़े में देखें तो निश्चित तौर पे ये होना चाहिए। बिल्कुल संवैधानिक आंकड़ा है, ये कानून के हिसाब से विधि सम्मत दिख रहा है कि अंतर दिखना चाहिए 27% का, तभी तो उनको लाभ मिलेगा 27% अपनी कैटेगरी का। 67.11 ये जनरल का कट ऑफ था अंतिम और 66.37 ये है। इसको दोनों पे देखने पे ऐसा लग रहा है कि 27% का अंतर यहां पर नहीं है, एक से कम ही इसका गुणांक में अंतर दिख रहा है। ये इनका दावा है और ये भी स्पष्ट तौर पे है कि एमआरसी चाहे मिले और चाहे नहीं मिले, उससे मतलब नहीं है। जो त्रुटियां, जो घोटाला, जो भी सिस्टम हुआ है, मेरी जो समझ है वो यही कहता है एमआरसी लगाने में हुआ है। क्योंकि एमआरसी का कॉन्सेप्ट यही थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, थोड़ा जटिल कॉन्सेप्ट है लेकिन यही समझते हैं हम लोग कि चूंकि ये जिला स्तर का पद है, जो भी कैडर है वो जिला का है, बेसिक शिक्षा परिषद में सहायक अध्यापक बनने का, तो इसमें जो वरीयता लिया गया था वो जिले की वरीयता ली गई थी। ऐसा कोई आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी जो उस जिले में जनरल कैटेगरी में नहीं हो पाया, तो उसने जाकर के अपने ही जिले के 27% या 21% की जो आरक्षित सीट है उसमें उसने ले ली। यूआर से कट ऑफ उसका कम हुआ तो वो जा करके अपने जिले में उसने आरक्षित वर्ग की सीट ले ली। एक सीट उसने आरक्षित की सीट उसने कम कर दी। कम ऐसे कर दी कि अगर वो नीचे जिले में चला जाता जहां गुणांक कम था जनरल का, जनरल ना कहें हम, यूआर का गुणांक कम था, अगर वो चाहता तो उस जिले में चला जाता तो वहां वो जनरल या यूआर की सीट पे वो बैठ जाता तो एक जनरल की सीट वहां पे कम हो जाती, मतलब उसका नुकसान जनरल को उठाना पड़ता वहां। मतलब संबंधित जिले में वो उसका कट ऑफ से कम हुआ यूआर से, कैटेगरी में जाकर के एक सीट उसने ले ली, एक सीट अब कैटेगरी की कम हो गई।
अगर वो नीचे कम गुणांक वाले जिले में चला जाता, क्योंकि वहां यूआर के कट ऑफ में वो आ रहा था, तो वहां जाता तो एक जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को या यूआर के कैंडिडेट को वहां नुकसान उठाना पड़ता और वो एक कैंडिडेट वहां से स्किप हो जाता, बाहर हो जाता और संबंधित जिले में जिसकी बात हो रही है वहां आरक्षित की एक सीट बच जाती। यही एमआरसी है। जो लो गुणांक वाले हैं वो इसकी मुखालफत करते हैं, वकालत करते हैं कि ऐसा उसको करना चाहिए, नीचे जाकर के यूआर की सीट लेनी चाहिए। लेकिन जिस एमआरसी कैंडिडेट को कैटेगरी का लाभ मिलना है, फिर उसको कैटेगरी का लाभ कहाँ मिलेगा? अगर वो अपना जिला छोड़ करके चला जाएगा तो उसको आरक्षण का लाभ किस स्टेप पे दिया जाएगा, कहाँ उसको लाभ मिलेगा? यही सबसे बड़ी विसंगति मुझे दिखती है। एमआरसी का यही मामला है। अब इनका दावा पुष्ट क्यों हो रहा है? सरकार ने मान लिया, विभाग ने मान लिया, 6800 की सूची उसने निकाल भी दी सरकार ने, कोर्ट ने भी रिविजिट का आदेश दिया, तो निश्चित तौर पे ये कंफर्म नजर आता है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है, कुछ सीटों पे हुई है। कितने पे हुई है ना कोर्ट ने बताया, ना सरकार ने आधिकारिक तौर पे माना। 6800 की सूची उसने निकाली, लेकिन उसने ये कहीं नहीं दिखाया कि किस कारण से गड़बड़ी हुई, कितने सीटों पे हुई, कितने पे हम लोग निकाल रहे हैं। तो ये सारा प्रकरण है कि अगर जो है ये सब निकल रहा है, पुष्टि हो रही है, तो निश्चित तौर पे आरक्षितों का दावा, अचयनितों का दावा ठीक लग रहा है यहां देखने पर। अब आते हैं हम लोग जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं, जो अचयनित हैं, उनका क्या दावा है। सबसे पहला इनका दावा है कई स्तरों पे आरक्षण दिया है, इसलिए अचयनित रह गए। आरक्षित वर्ग को टेट में दिया गया, सुपर टेट में दिया गया, सुपर टेट मतलब एटीआरई में दिया गया, अंतिम जो मेरिट बनी उसमें दिया गया। एक तो ये ओवरलैपिंग से उनका नुकसान हो गया। कैटेगरी में आए, एटीआरई में कैटेगरी में उन्होंने एंट्री की, वहां लाभ लिया और जाकर के फाइनल गुणांक उनका, जैसे यहां समझें, अगर कोई आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी है जिसका 96 अंक है, लेकिन वहां जब पहुंचा, फाइनल मेरिट जब बनी, तो वहां उसका 70 अंक हो गया, गुणांक 70 हो गया। क्योंकि इसको जाना था इस अपनी कैटेगरी में, अगर इसको लाभ का स्तर माना जाए तब इसको जाना था यहां अपनी कैटेगरी में, वो पहुंच गया यूआर में। ये ओवरलैपिंग हुई। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों का दावा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन कि हाई कोर्ट सिंगल बेंच और डबल बेंच में इनके दावे की पुष्टि नहीं हो पाई। छूट व आरक्षण में कितना फर्क है, इसके बारे में चर्चा चल रही है कि जो छूट है, जो रिलैक्सेशन मिला हुआ है कट ऑफ में, 60 और 65 का जो कट ऑफ है उसमें जो मिला हुआ है, उसको आरक्षण माना जाए, छूट माना जाए, इस पे सुप्रीम कोर्ट में चर्चा होनी है। कई बार इसको छूट कहा गया, आरक्षण से इतर कहा गया, और कई जगह सुप्रीम कोर्ट ने ही यह सिद्ध किया कि अगर आप कहीं किसी स्टेप पे रिलैक्सेशन ले लेते हैं तब आपको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा या आपको अपनी कैटेगरी में ही लाभ दिया जाएगा। अब इस भर्ती में उसका कितना प्रेजेंटेशन हो पाता है, कितना प्रतिपुष्टि इस भर्ती में हो पाती है छूट और आरक्षण में, ये देखना बाकी है। ये इनके दावे में भी है। 65 और 60 को आरक्षण माना जाए। मैंने बार बार कहा कि एटीआरई की जो परीक्षा हुई है, जो छूट कहा जा रहा है और जो आरक्षण कहा जा रहा है, तो आरक्षित वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं वो उसको रिलैक्सेशन कहते हैं, आरक्षण का हिस्सा नहीं मानते हैं। और जो सामान्य वर्ग के हैं उनका दावा है कि इसको प्रथम स्तर पे आरक्षण मान लिया जाए और यह आरक्षण मिल जाए तो अंतिम स्तर पे आरक्षण का लाभ न दिया जाए। और कुछ पक्ष तो यहां तक पहुंच गए हैं कि टेट को भी इस दायरे में लाया जाए, जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसको भी इस दायरे में लाया जाए। और लगता भी है कि जो टेट की जो परीक्षा हो रही है वो अध्यापक बनने के लिए ही हो रही है, वहां लाभ पाकर के व्यक्ति आगे बढ़ रहा है। तो इसलिए भी ये इनका दावा है। ओवरलैपिंग का ही ये भी मुद्दा है कि अवैध आरक्षित माइग्रेट ना करें, वही ओवरलैपिंग वाला मामला है कि अपनी कैटेगरी में जाकर के ये टॉप पे रहें। अब चूंकि ना सरकार ने इनके दावे को माना है, ना कोर्ट में ही इनकी बहुत अच्छी प्रतिपुष्टि हो पाई है, रिविजिट का आदेश दिया गया, कितने सीटों पे घोटाला हुआ, ना सरकार ने वहां सबमिशन दिया, ना कोर्ट ही ये कंफर्म कर पाई
कि कितने सीटों पे नुकसान हुआ है, और आरक्षितों का जो ये दावा है कि 19,000 से अधिक सीटों पे नुकसान हुआ है, तो ये स्पष्ट तौर पे दिखता है कि क्या जनरल कैंडिडेट केवल 805 पर ही होंगे। तो यहां से भी इनका दावा मजबूत होता है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि अब कहीं से स्पष्ट इनको प्रतिपुष्टि नहीं मिली है सरकार के द्वारा, न किसी लोअर कोर्ट के द्वारा, लेकिन अब इनको सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है कि आरक्षण के मसले पे इनके साथ न्याय किया जाएगा, उनके स्तर पे, उनकी छूट का, उनका जो भी मामला होगा वहीं से है। ये दो पक्ष हो गए। अब एक तीसरा भी पक्ष है, तीसरा पक्ष है शिक्षा मित्रों का। अब इनकी एंट्री कहां से हो जाती है? इनकी एंट्री होती है असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन में। एटीआरई की जो परीक्षा हुई है उसमें आरक्षण का मामला है। जब एटीआरई परीक्षा को पात्रता परीक्षा मानी गई, तब इनको अंतिम चरण में जो वेटेज 25 अंक का गुणांक मिला है वो अंतिम चरण में जोड़ा गया। अगर इसको पार्ट ऑफ सिलेक्शन मान लिया जाता है, भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा मान लिया जाता है, तो अब इनका दावा है कि अगर भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा है तो इनको उसी स्तर पे 25 अंक का वेटेज मिल जाना चाहिए और इनके लिए आगे राह आसान हो जाएगी। इसलिए इनका भी एक पक्ष 23 सितंबर को उम्मीद में बना हुआ है। और इस चरण में अगर आरक्षण मिलता है तब चयन की उम्मीद है, और सूची रिविजिट होगी तब शायद उनको इस प्रकार के लाभ की उम्मीद दिख रही है। तो ये तो हो गया जो भी आरक्षित हैं, जो भी सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं और जो शिक्षा मित्र हैं, जो सभी अचयनित हैं, ये उनका दावा है, उनके सारे तर्क हैं। अब ये सारे तर्क कोर्ट में कितने सही साबित होते हैं, सरकार के सबमिशन में इनके लिए कितना क्या है, अगर कोई अभ्यर्थी प्रभावित होता है, चयनित का इनको मौका मिलता है, तो उसके लिए समायोजन की भी क्या कोई प्रक्रिया है, या सरकार इनके लिए कोई सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कोई रास्ता निकाल पाती है। अब ये सब सारी बातें 23 सितंबर को ही तय होगी। अब जो एक अगला पहलू है वो है कि इनका भविष्य क्या है। अगर आरक्षित वर्ग की बात करें तो जो भविष्य में दिखता है वो ये है कि जिला कैडर, जो सहायक अध्यापक का जो पद है वो जिला कैडर का है, जिला स्तरीय पद है, तो जिला स्तरीय सूची बननी चाहिए। 69,000 की जो समेकित स्टेट लेवल की सूची है उसमें तो विसंगति दिख रही है साफ तौर पे, इसमें कोई दो राय नहीं है। 67.1111 66.37 से विसंगति दिखती है कि 27% का वेटेज यहाँ पे नहीं मिल रहा है। चूंकि जिला कैडर और जिला सूची बनानी चाहिए, उसी के आधार पे आवंटन भी हुआ है, तो जिला की सूची अभी तक नहीं आई। अगर जिले स्तर की सूची मिल जाए, उसका प्रकाशन हो जाए, अगर वहां विसंगति नहीं है तो निश्चित तौर पर प्रकाशन होना चाहिए था, बताना चाहिए था, और वो बताया भी जाएगा। और अगर विसंगति हुई है, सूची प्रकाशित नहीं हुई है, तब थोड़ी सी समस्या लगती है। अब इन सब को लेकर के सरकार के मानने से, हाईकोर्ट डबल बेंच के आदेश से, इन सब की प्रतिपुष्टि से इनका दावा मजबूत होता दिखता है। भविष्य में ऐसा लगता है सुप्रीम कोर्ट का जो ऐसा डिसीजन है, जो सुनवाई होनी है, वहां से इनके दावे के आधार पर लगता है कि हो सकता है इनके पक्ष में फैसला आए। ये मेरा कोई निष्कर्ष नहीं है, ये मेरा एक कयास है। इनके दावे के आधार पे मेरी व्यक्तिगत कोई इसमें धारणा नहीं जुड़ी हुई है, क्योंकि कमेंट में लोग लिखने लगते हैं तुरंत कि आप बीटीसी हैं, आप बीएड लग रहे हैं, आप आरक्षित वर्ग के हैं, आप जनरल कैटेगरी के लग रहे हैं। क्योंकि मैं निरपेक्ष होने की कोशिश कर रहा हूं, जो भी तथ्य मैं पेश कर रहा हूं वो इन अभ्यर्थियों के दावे पर पेश कर रहा हूं, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। अब सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी, उनका क्या भविष्य दिखता है इन सब दावे में? सुप्रीम कोर्ट की जो सुनवाई हो रही है उसमें एक इनका दावा है कि टेट की जो परीक्षा है टीईटी की, उसको आरक्षण का स्तर मान लिया जाए। यहां से तो बिल्कुल कोई आशा नहीं दिखती है, कोई भविष्य यहाँ पे नहीं दिखता है। उसको तो पार्ट ऑफ सिलेक्शन माना ही नहीं जा सकता, ये तो बिल्कुल नितांत अस्थायी है, इसमें कोई दम मुझे नहीं लगती है। अब दलील सुनी जाए मानी जाए वो अलग मसला है। एटीआरई को आरक्षण माना जाए, उसकी हिस्सेदारी है, ये सब बातें हैं, मतलब इसको पार्ट ऑफ सिलेक्शन मान लिया जाए।
अगर एटीआरई को पार्ट ऑफ सिलेक्शन मान लिया जाए और दावा ये दिखता भी है कि उसकी हिस्सेदारी है, उसका 60% फाइनल मेरिट में जुड़ता है, तो वहां आरक्षण दिया जा सकता है और उसको जो छूट है उसको आरक्षण का नाम मिल सकता है। अब जो जिला वाइज मेरिट है उसका मामला, चूंकि मैंने पहले ही बताया कि जिले कैडर का पद है, जो विज्ञापन निकलता है, जो पद होते हैं वो जिले कैडर के होते हैं, तो इसलिए वहां की अगर सूची प्रकाशित हो जाए तो इनको उम्मीद है कि वहां जो पद का आवंटन हुआ है, जो सीटों का आवंटन हुआ है, वो कैटेगरी वाइज जरूर हुआ होगा। 50%, 21%, 27%, क्योंकि वहां स्पष्ट तौर पे दिखेगा कि जो एमआरसी के कैंडिडेट हैं वो अपनी कैटेगरी पर बैठे नजर आएंगे। अब दोनों का हित कैसे सुरक्षित हो वो अलग मसला है, लेकिन जिला वाइज की अगर मेरिट हो जाए उसके हिसाब से अगर दिखे तब इनको लगता है कि आरक्षण की विसंगति वहां नहीं दिखेगी। और जो सबसे बड़ी इनको उम्मीद है कि जो छूट और आरक्षण वाला मामला है, एटीआरई में छूट या कहीं भी जो रिलैक्सेशन मिल रहा है उसको आरक्षण का हिस्सा ही माना जाए। उद्देश्य आरक्षण का, उद्देश्य छूट का एक ही है कि जो भी समाज का पीड़ित वर्ग है, जो मुख्य धारा में नहीं है, उसको मुख्य धारा में लाया जाए। उसको उतने संसाधन नहीं मिल पाए हैं विगत वर्षों में, विगत कुछ 100 वर्षों में, तो आरक्षण का मूल उद्देश्य यही है और छूट का भी उद्देश्य यही है। तो इन सब बातों से इनको थोड़ा सा भविष्य अपना दिखता है। जो शिक्षा मित्रों का भविष्य है वो एटीआरई पे इनका टिका हुआ है। सूची रिविजिट होगी तो इनको मौका मिलेगा, रिविजिट नहीं होगी तब आसान दिखता नहीं है। ये तो रहा इनके भविष्य का मामला। अब हम लोग एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि इस पूरी जो गाथा गाई गई, जो सबका पक्ष दावा लिखा गया, पढ़ा गया, समझा गया, तो उसका निष्कर्ष क्या है। अब निष्कर्ष मेरे हिसाब से है ये, अभी तक तो सब इनके दावे थे, भविष्य इनके दावे पर था। मेरा क्या निष्कर्ष है, जरूरी नहीं है कि मैं सही हूं, ये डिस्क्लेमर मैं डाल दे रहा हूं, कोई आहत ना हो मेरी बात से, क्योंकि अब जो सही गलत होगा वो माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश पर ही होगा। न सरकार की सुनी जाएगी, ना सिंगल बेंच, ना डबल बेंच की, ना पीड़ितों की, ना शोषितों की, और ना सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की, ना आरक्षित वर्ग की, किसी की नहीं सुनी जाएगी। सुनी जाएगी जो भी सुना जाएगा, वो जो वहां निर्णय निकल करके आएगा, दलील तक तो सबकी सुनी जाएगी, लेकिन जो निर्णय निकलेगा वही सर्वमान्य होगा और वहीं से जो है बातें बनेंगी। तो एक छोटा सा निष्कर्ष मैंने भी निकालने की कोशिश की है। मुझे जो लगता है, जैसे जो घोटाले और त्रुटि की बात हो रही है, मेरा ये तर्क है जैसे 68,500 में ओबीसी और जनरल कैंडिडेट के लिए पासिंग मार्क कितना था, 45%, एससी और एसटी को 40%। मतलब कि ओबीसी और जनरल को बराबर अंक पाने थे अगले स्टेप में जाने के लिए। एटीआरई पास होने के लिए ओबीसी और जनरल को बराबर अंक पाने थे, एससी और एसटी को कम अंक पाने थे। लेकिन यही स्थितियां उलट गई। 69,000 शिक्षक भर्ती में जनरल कैंडिडेट को 65% अंक पाना है, जबकि इसके अलावा ओबीसी, एससी, एसटी को 60% अंक पाना है। अगर उस सरकार की ये मंशा होती कि सीटों का घोटाला किया जाए, आरक्षितों के साथ अन्याय किया जाए, तो पिछले बार जब ओबीसी जनरल के साथ खड़ा था तो इस बार भी ओबीसी को जनरल के साथ खड़ा कर देता। ये निश्चित तौर पे आप सभी लोग जान रहे हैं कि अगर जनरल के साथ, जनरल के कट ऑफ पे खड़ा कर दिया जाता तो जो 7 नंबर का रिलैक्सेशन मिल रहा है वो आरक्षित ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को न मिलता और उनके लिए राह आसान ना होती। ये आप सारे लोग भली भांति समझ रहे हैं। और अगर इस सरकार को का इंटेंशन ऐसा होता, अगर ऐसा करना होता तो ओबीसी को जनरल के साथ कर सकती थी। तो मुझे जो ऐसा लगता है कि ये इंटेंशन यहां से नहीं लगता है कि घोटाला करने का मामला रहा हो। अब जो कट ऑफ में अंतर कम दिख रहा है, अब वो कमी गड़बड़ी जिले वाइज सूची से हो गई, जिले में सीटों के आवंटन में गड़बड़ी हो कर दी गई, अधिकारियों ने गड़बड़ी कर दी या सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी हो गई। कहां से गड़बड़ी हुई? गड़बड़ी तो हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, या एमआरसी को सेट करने में सारी गड़बड़ी हुई है। ये सब भविष्य में दिख जाएगा जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होगा वहां से।
प्रथम दृष्टया यहां से नहीं लगता है, चूंकि आरक्षित वर्ग में ओबीसी वर्ग को रिलैक्स देते हुए आरक्षण की कैटेगरी में 60% अंक के साथ रखा गया, जबकि यहां यह रखा जा सकता था क्योंकि पिछली बार रखा गया था और कोई इसके खिलाफ आवाज भी नहीं उठा सकता था। क्योंकि पिछली बार ओबीसी था तो इस बार भी रख दिया जाता तो किसी को बुरा भी ना लगता और आसानी से रख दिया जाता। और ये रख दिया जाता तो ये सारे लोग भली भांति समझ रहे हैं कि जो ओबीसी कैंडिडेट शायद 93,000 की संख्या में पास हुए हैं और वो 97 पे अगर पास होना पड़ता तो शायद ये संख्या घट करके 40,000 के आसपास हो जाती। 50,000 अभ्यर्थी जो अभी सपना देख रहे हैं, जो जूझ रहे हैं, जिनको लग रहा है कि पद मिल सकता है, उनका सपना वहीं से समाप्त हो जाता। ये मैं अपने एक तर्क के आधार पे बता रहा हूं। तो आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। एक ये है और दूसरी चीज ये है कि जैसा कि मैं कमेंट देखता हूं आप लोगों का वीडियो के अंत में, तो उसमें हमने देखा है कि उसमें बड़े बुद्धिजीवी टाइप के लोग हैं, काफी बढ़िया बढ़िया कमेंट लिखते हैं, पूरा एकदम अपने तर्क के साथ, दूसरे के साथ अमर्यादित भाषा के साथ, और सबके पास अपना अपना तर्क है। कोई किसी की नहीं सुन रहा है, कोई किसी से सहमत नहीं है, सबके पास अपना तर्क है, दावा है, निष्कर्ष है, डिसीजन है। कोई ना कोर्ट की मान रहा है, ना सरकार की मान रहा है, ना पिछली जो नजीर हैं, जो भी डिसीजन आए हैं, ना उनको कोई समझ रहा है। सब अपना अपना सिस्टम बता रहा है। तो जितने अचयनित हैं, जो भी लोग यहाँ जूझ रहे हैं, तो मेरी एक राय है कि यहाँ तो जो उनका पद है, जो उनका मामला चल रहा है, वो तो चल ही रहा है। वहाँ आपको कुछ न कुछ राह मिल सकती है। सुप्रीम कोर्ट का अगर आदेश आता है तो निश्चित तौर पे आपको लाभ मिल सकता है। तो ये है कि इसके अलावा आप अन्य भर्तियों पर भी थोड़ा सा फोकस करें, इसी के ऊपर आश्रित होकर के ना रहें, क्योंकि जो फैसला आएगा वो किसी एक के ही पक्ष में आएगा। सबके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आएगा। आरक्षित वर्ग के साथ आता है फैसला तो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को दूसरी राह तलाशनी पड़ेगी। अगर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के पक्ष में आता है तो आरक्षितों को दूसरी राह तलाशनी पड़ेगी। तो कहने का आशय है कि केवल इसी पे आपको आश्रित नहीं रहना है, इसी की बाट नहीं जोहते रहना है, कहीं आप अन्य जगह भी ट्राई करें। लेकिन सबसे बड़ी विसंगति आपके लिए क्या है, जो भी अचयनित हैं, अक्सर देखा गया है कि एक भर्ती के बाद दूसरी भर्ती जल्द आ जाती है। 68,500 के बाद 69,000 की भर्ती आ गई। तो जिनका चयन नहीं हो पाया उन्होंने इसमें अपनी प्रतिभागिता सुनिश्चित करने की सोची। लेकिन ये थोड़ा सा दुर्भाग्य है आप सभी का कि 69,000 का विज्ञापन 2018 में आया था। उसके बाद उत्तर प्रदेश में शिक्षक पद के लिए कोई भर्ती नहीं आ पाई है। लेकिन इससे आपको थोड़ा सा इतर होकर के कुछ अन्य जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उस पर आपको फोकस थोड़ा सा करना पड़ेगा, अन्यथा केवल इसी में रहते हुए आप अवसाद की स्थिति में आते रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और थोड़ा सा यह है कि कुछ ऐसे लोग जो कमेंट लिखा करते हैं, जो अपनी ही बात केवल उस पर रटते रहते हैं, तो थोड़ा सा इस बात पर भी वो विचार किया करें कि जिनका चयन हो गया है, जो लोग आगे निकल गए हैं, उनका एकेडमिक, उनका जो सुपर टेट का अंक है वो आपसे ज़्यादा रहा होगा। अब कैसे क्या सिस्टम गड़बड़ हो गया, कहाँ कमी रह गई, कहाँ त्रुटि रह गई, तो इस पर भी थोड़ा सा विचार करना चाहिए कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी आपसे हो गई, आपसे एक कमी रह गई कि उसमें आपको थोड़ा सा नंबर और मिल जाता तो शायद कुछ स्थिति दूसरी होती। और जो सूची गड़बड़ हुई है, अधिकारियों ने गड़बड़ी की है, निश्चित तौर पे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब गड़बड़ी किसने की है, कहाँ हुई है, जो भुगतान कर रहे हैं वो अभ्यर्थी कर रहे हैं, चाहे चयनित हों चाहे अचयनित हों। अब चयनित अचयनित में भी आरक्षित अनारक्षित सब कई लोग हैं, सामान्य हैं, शिक्षा मित्र, भुगतान उनको करना पड़ रहा है। इसलिए जो मुख्य परेशानी मुझे दिखती है वो एमआरसी की दिख रही है कि एमआरसी लगाने में सब सारा सिस्टम गड़बड़ हो गया है, ये झोल हो गया है, एमआरसी लगाने में सिस्टम गड़बड़ दिख रहा है। तो ये जो एमआरसी है, जो कैटेगरी में लाभ देने का मामला है, चूंकि हाई कोर्ट के द्वारा ही आदेशित है, न्यायालय के द्वारा ही आदेशित है, उसका भी लाभ मेरिटोरियस कैंडिडेट को मिलना चाहिए। और उसी उठापटक में, उसी सिस्टम को बनाने के चक्कर में सारा सिस्टम सब गड़बड़ हो गया है। और उसका अंततः भुगतान ना तो अधिकारी कर रहा है, ना मंत्री कर रहे हैं, ना सरकार कर रही है,
ना न्यायालय कर रही है, चूंकि न्यायालय ने चाहे सिंगल बेंच ने चाहे डबल बेंच ने ये मान तो लिया कि विसंगति हुई है, रिविजिट का आदेश तो दे दिया है, लेकिन 4 साल से जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो बार बार समस्या में आते हैं, जो अचयनित हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं, जिनके अपने अपने दावे हैं, सड़कों पे उन्होंने संघर्ष किया, कोर्ट में ही उन्होंने संघर्ष किया। अब जब कोर्ट ने मान लिया है तो अगर किसी को लाभ मिल रहा है और किसी की गड़बड़ी हुई है तो उसमें कोई ना कोई अधिकारी कर्मचारी जो भी अमला रहा हो वो दोषी रहा होगा। उनके लिए कोर्ट ने कोई डिसीजन नहीं दिया है। निश्चित तौर पर यह दिया जाना था, क्योंकि पिस जो बच्चे रहे हैं अंततः पिसना अभ्यर्थियों को पड़ रहा है। तो आज की क्लास में, आज की चर्चा में, कार्यशाला में हम लोगों ने इस प्रकार के दावे पे चर्चा की। अचयनितों का जो पक्ष है उनका क्या भविष्य दिखता है इस भर्ती में, और एक अलग निष्कर्ष कि इस भर्ती के अलावा भी कोई वो राह खोजते रहें, मनोवैज्ञानिक तौर पे थोड़ा सा अपने आप को अलग यहाँ से हटाने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ जो दावा है, यहाँ जो अभ्यर्थन उनका है वो तो बना हुआ है, क्योंकि अब यहाँ कोई तैयारी नहीं करनी है, यहाँ पर कोई परीक्षा नहीं होनी है। तो निश्चित तौर पे यहाँ से थोड़ा सा दिमाग हटा करके उनको अलग कहीं अपने अन्य सिस्टम में लगाना चाहिए। तो अब हम लोग इस बात को यहीं पे समाप्त करते हैं। अंत में ये डिस्क्लेमर जरूर आपसे देना चाहेंगे, आपसे निवेदन भी करना चाहेंगे कि जो भी दावे हैं, जो भी चर्चा हुई है, तर्क के आधार पे, संबंधित पक्ष के पक्षकारों के दावे के आधार पे किया गया है। इसलिए किसी को आहत होने की कतई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो निर्णय सुनाना है वो ना आप सुनाएंगे ना हम सुनाएंगे। जो भी निर्णय आएगा वो माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिया हुआ निर्णय ही सर्वमान्य होगा। और आपसे एक निवेदन ये है कि अगर मेरी वीडियो में जो क्लास चल रही है, जो 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में एक हमने 3-4 वीडियो बनाया हुआ है, कई तर्क के माध्यम से, कई तथ्य के माध्यम से हमने कुछ सिद्ध करने की कोशिश की है, आप तक एक जानकारी पहुंचाने की कोशिश की है, जिससे आप थोड़ा सा जो अवसाद की स्थिति में है, वो जो कुछ सोच विचार रहे हैं उनको थोड़ा सा एक संबल मिले, ये मेरा प्रयास है। तो इसलिए आप वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, इसको आप शेयर करें। आप कमेंट में निश्चित तौर पे अपनी बातें लिख रहे हैं, लेकिन कमेंट में आप और बढ़ चढ़ करके उसको लिखें, ताकि जो मेरी कमियां रह जाती हैं उस पर भी मेरी नज़र जाए, और कुछ अन्य सुझाव जो और लोग हैं, जो और लोग वीडियो को देखते हैं, उनको भी थोड़ी सी उनकी समझ विकसित हो सके। और आप काउंसिल क्लासेस के टेलीग्राम का जो चैनल है उसको आप जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि इस पे केवल यही क्लास नहीं चलती है, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की भी कक्षाएं चलती हैं, अन्य प्रकार की और भी जानकारियां यहाँ पर मिलती हैं। तो काउंसिल क्लासेस के टेलीग्राम पे आपको ये सारी जानकारियां, पूर्व में जो क्लासेस हैं, पूर्व में जो जानकारियां हैं, वो सारी भी आपको मिल जाएंगी। तो हम लोग मिलते हैं किसी अन्य क्लास में, चाहे वो किसी कंपटीशन की क्लास हो या जो चर्चित मुद्दे होते हैं, चर्चित खबरें होती हैं, उस पर भी हम लोग तैयारी कराते हैं, उस पर भी वीडियो बनाते हैं, उस पर भी हम लोग चर्चा करते हैं, और प्रतियोगी परीक्षाओं की तो सीरीज हम लोग करते ही रहते हैं। तो अब हम लोग मिलेंगे किसी अन्य ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर। धन्यवाद।